चलिए भाई, वी वर टू स्टार्ट विद व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन फंक्शंस ऑफ मनी। तीन कैटेगरीज हमने बनाई थी। फर्स्ट इज कॉल्ड एज प्राइमरी, सेकंड इज कॉल्ड एज सेकेंडरी, और तीसरी क्या बनाई थी? कॉन्टेंजेंट। आई रिपीट, कौन सी थी? कॉन्टेंजेंट। तो ये जो फंक्शंस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये बड़े क्लासिकल तरीके से यहाँ पे नोट्स में मैंने लिखे हैं, बहुत ही क्लासिकल तरीका। बार्टर सिस्टम का क्या लिमिटेशन था एंड हाउ दैट लिमिटेशन गॉट रिजॉल्व्ड ड्यू टू द फंक्शन ऑफ मनी। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि आपके मोहल्ले में ढेर सारे गाय के तबेले खुल गए हैं, स्मेल भी है और मधुमक्खी मच्छर कीड़ा ये सब भी है, तो हिट का यूज करें। समझ में आ गया? रूम फ्रेशनर का यूज करेंगे तो खर्चा क्या होगा? बढ़ जाएगा। हिट का यूज करने से क्या होगा? फ्रेग्रेंस भी आ जाएगी अच्छी, गोबर की महक भी चली जाएगी और मच्छर भी मर जाएगा। तो एक तीर से मल्टीपल शिकार। तो बार्टर सिस्टम का सबसे पहला लिमिटेशन क्या था बच्चों? आई पोजेस व्हीट एंड यू पोजेस राइस। मैं व्हीट को एक्सचेंज करना चाहता हूं आपसे, बट आप राइस नहीं लेना चाहते। सॉरी, आप व्हीट नहीं लेना चाहते, मैं राइस लेना चाहता हूं। या मेरे पास व्हीट है, आपके पास राइस है, आप तो व्हीट लेना चाहते हैं बट मैं राइस नहीं लेना चाहता। तो क्या हमारे आपके बीच में डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा। क्या हो रहा है? इसका लैक हो रहा है। समझ में आ गया? तो आई हैव मनी एंड आप एक शॉपकीपर है, आपके पास राइस है, तो मैं आपसे राइस कैसे ले सकता हूं? मनी देकर। यू हैव मनी और मैं एक शॉपकीपर हूं, मेरे पास व्हीट है, तो मैं व्हीट कैसे ले सकता हूं, आप बेच सकता हूं आपको? मनी देकर। तो ये जो प्रॉब्लम है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, ये मनी के कौन से फंक्शन से सॉल्व होता है? मेजर ऑफ वैल्यू। तो व्हीट मे नॉट बी हैविंग इक्वालिटी टू मेजर राइस, और राइस may not have an equality to measure wheat, but money has the power to measure everything available on this planet। वो एक कहावत सुनिए ना, कीमत लगाने वाला चल सही होना चाहिए, बिकता हर चीज है यहाँ पे। समझ में आ गया? कुछ बच्चे कहेंगे सर आज छोटे भाई को बेच के देखेंगे, 500 रुपए 600 रुपए कितने में बिकता है। समझ में आ गई बात? अभी न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे, एक डॉक्टर ने एक पेशेंट को पकड़ा और कह रहा है तुम्हारे पास 2 किडनी है, एक जरूरत है, किसी दूसरे को 18 लाख रुपए में बेचोगे? कह रहा हाँ बेच देंगे। मैंने कहा नॉट अ बैड आइडिया, एक किडनी में संसार चल ही जाता है, तो भगवान ने इसलिए 2 दी हुई है, एक बेच के आईफोन खरीद सकते हो। समझ में आ गई बात? सो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी हैज रिमूव द मेजर डिफिकल्टी। उल्टा लिख गया क्या भाई? अच्छा एक ही बात तो है, खैर लेट इट बी। So with the introduction of money, the value of each commodity has to be estimated in its price, which is the common unit, that is money। तो बार्टर सिस्टम का कौन सा प्रॉब्लम मनी के फंक्शन से गायब हो जाता है? अगेन ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपसे, तो अगर आपने इस तरह से कोरिलेट करके नहीं पढ़ा है तो आप वहां पे आंसर लिख ही नहीं पाएंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि बार्टर सिस्टम पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? तो सीबीएसई के सिलेबस में प्रैक्टिकली बार्टर सिस्टम कोर्स में नहीं दिया गया है, और कहीं नहीं लिखा कि सिलेबस में है कि नहीं, बट एग्जाम में अगर पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मनी इज रिमूविंग और इज हैविंग द कैपेबिलिटी टू रिमूव द लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस फीचर ऑफ बार्टर सिस्टम, तो आपका जवाब क्या होगा? मेजर ऑफ वैल्यू एज वेल एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दोनों ही होता है। मेजर ऑफ वैल्यू मतलब मेरे पास 40 किलो गेहूं है, आपके पास 10 किलो राइस है, मैं तो चाहता हूं कि भाई आप सो कॉल्ड मेरे को राइस दो, बट मैं ये नहीं चाहता कि 10 किलो राइस दो, मैं चाहता हूं कि राइस भी मेरे को कम से कम 40 केजी मिले। तो यहां पे सही मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होगा? ओनली एंड ओनली मनी। बातें समझ में आ रही हैं सबको? क्लियरली अंडरस्टूड? तो इसको झटपट जरा लिख लें, 2 कॉलम बना लें। लेफ्ट में लिख दें बार्टर सिस्टम ब्रैकेट में लिमिटेशन, और राइट में लिखें मनी ब्रैकेट में इट्स फंक्शन। तो समझ में आ गया कैसे बार्टर सिस्टम की कौन सी समस्या मनी फंक्शन से रिमूव हो जा रही है? समझ में आ गई बात? आना भी जवाब दे सकते हैं लोग भाई। चलिए झटपट लिख लें सब लोग, वेरी क्विकली। चलिए टेक एन एग्जाम्पल कि आई पोजेस 100 kg wheat and my opponent possesses 1 horse। मैं तो चाहता हूं कि 100 किलो वीट के बदले में एक घोड़ा मिल जाए, बट जिसके पास घोड़ा है बच्चों, वो पता है कितनी वीट मांग रहा है हमसे? 200 किलो। तो क्या 200 किलो वीट हम उसको दे सकते हैं? नहीं दे सकते। सर फोटोकॉपी करा लीजिए वीट की। फोटोकॉपी हो पाएगी वीट की? हो तो जाएगी, बट वीट नहीं रह जाएगा, फिर वो फोटोकॉपी वीट रह जाएगा, तो वो नहीं लेगा। तो वो मेरे से क्या बोलेगा? आप एक काम करिए, आप हमसे आधा घोड़ा ले लीजिए, आधा जब और वीट आ जाएगी तो ले जाइएगा, और फेविक्विक खरीद लीजिएगा, बाद में जोड़ लीजिएगा। क्या बच्चों डिविजिबिलिटी was a problem in barter system or it was not a problem in barter system? It was a problem।
क्योंकि डिविजिबिलिटी लैक करती थी वहां पे, पैसे ने पूरी की पूरी समस्या खत्म कर दी। अगर 200 केजी वीट लेटस से 2000 रुपए का है बच्चों, तो 100 केजी वीट कितने का होगा? 1000 का। तो 1000 रुपए लाकर हम 100 केजी एक्सचेंज कर सकते हैं, बट आधा घोड़ा देकर हम वीट एक्सचेंज कर सकते हैं, बट घोड़ा किसी काम का नहीं होगा, लॉस ऑफ यूटिलिटी हो जाएगी। समझ में आ गया? सर एक काम करते, घोड़े की पूंछ काट लेते हैं, फिर मरेगा नहीं वो, बाकी जब वीट दे देंगे तो घोड़ा ले जाएंगे। तो डोंट टॉक रबिश एंड न्यूसेंस। सो हेयर which problem of barter system got solved children? Lack of divisibility। तो ये दोनों कॉमन है बेसिकली। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि मनी का मेजर ऑफ वैल्यू एंड मीडियम ऑफ फंक्शन बार्टर सिस्टम की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो 2 आंसर्स आर देयर चिल्ड्रन। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट बी एज वेल एज लैक ऑफ डिविजिबिलिटी भी। तो दोनों में आप दोनों लिख के आ सकते हैं। समझ गए? समझ गए? चलिए, सो ये बात सबको क्लियरली अंडरस्टूड हो गई भाई? So you can sell goods for money to whosoever wants it, and with this money you can buy goods from whosoever wants to sell them। तो मनी के इंट्रोडक्शन से बच्चों परचेज सेल करना बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट हो गया। इसके अलावा मनी कहां पे काम आएगा? पीपल मेंटेन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट चिल्ड्रन। अगर इंडिया में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं, अकाउंटिंग हो रही है, तो कौन से स्टैंडर्ड इंटरनेशनल करेंसी यूनिट में उसकी अकाउंटिंग की जाएगी? INR, दैट इज रुपी में। तो फिजिक्स में आपने एसआई यूनिट्स पढ़ी होंगी, तो इकोनॉमिक्स की एसआई यूनिट क्या होती है? रुपी होती है। समझ गए सब लोग बात को? सब लोग बात को समझ गए? चलिए, अमन जी भी थक गए हैं, पैर मोड़ के बैठ गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। सबने लिख लिया? ये सबने लिख लिया भाई? नेक्स्ट, आई हैव 100 kg वीट। अब लोग कहेंगे सर कितना बड़ा गोदाम है, आपकी वीट खत्म ही नहीं हो रही है। एंड ऑपोजिट पार्टी, जो मेरा ओपोनेंट है, उसके पास एक हॉर्स है, एंड दैट हॉर्स इज वेइंग हाउ मच? 80 kg। मैंने कहा मैं हॉर्स मतलब एक्सचेंज करके वीट एक्सचेंज कर लूंगा तुमसे, बट मेरे को जो हॉर्स चाहिए उसका वजन कम से कम कितना होना चाहिए? 80 किलो। तो इस सामने वाला क्या करेगा? घोड़े के ऊपर मिट्टी डाल देगा थोड़ी सी, लो हो गया 100 किलो। वजन कितना होना चाहिए घोड़े का जो हमको एक्सचेंज करना है? 100 किलो। और इस समय घोड़ा कितने का है? 80 किलो का। वो कह रहा है कोई बात नहीं, कुछ दिन रुक जाओ, घोड़े को और खिला पिला के हट्टा कट्टा कर देते हैं और फिर तुमको घोड़ा बेचेंगे। इज इट नेसेसरी कि बच्चों फ्यूचर में घोड़ा एग्जिस्ट करे उसी स्टेट में? नो, किसी को रिवर्स कर देते हैं। माई ओपोनेंट हैज 80 kg ऑफ 80 kg का हॉर्स। मेरे पास जो अभी वीट है, अभी वो ग्रोइंग क्रॉप है। आई रिपीट, दैट्स अ ग्रोइंग क्रॉप। आज से 15 दिन बाद हार्वेस्टिंग वुड स्टार्ट। कटाई जब हो जाएगी फसल की, फिर हम उसको 100 किलो वीट बेचने के लायक हो जाएंगे। क्या ये श्योरिटी है कि क्लाइमेटिक कंडीशन खराब नहीं होगा और 100 किलो वीट 15 दिन बाद उसको मिल ही जाएगी? नो। तो हो सकता है घोड़े की सेहत ऐसी ना हो सकता है मेरे पास वीट ऐसा ना हो। कैन वी फुलफिल सो कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस? ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनके बारे में आज हमने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, बट डिलीवरी भविष्य में होनी है। क्या बार्टर सिस्टम में ऐसा पॉसिबल है? नो, क्योंकि हो सकता है घोड़ा ना रहे इस कंडीशन में या वीट ना मिले उस कंडीशन में। बट 100 रुपए का नोट चिल्ड्रन कुछ दिन बाद क्या अपने आप पिचक के 80 रुपए का हो जाएगा? कुछ दिन बाद और पिचक के 60 रुपए का हो जाएगा, फिर कहेगा मैं आप 40 का हूं आज से। 100 रुपए के नोट की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 100 रुपए ही होगी। समझ में आ गया? वैल्यू नहीं, सॉरी, डिनोमिनेशन। वैल्यू तो इन्फ्लेशन की वजह से कम हो जाएगी। टुडे यू कैन बाय मोर गुड्स इन 100 रुपीज, बट भविष्य में 100 रुपए में सामान आपको थोड़ा सा कम मिलेगा इन्फ्लेशन की वजह से। बट ऐसा कभी नहीं होगा आज 100 रुपए का नोट कुछ दिन बाद 70 का बन गया, वो 100 रुपए का नोट हमेशा 100 का ही रहेगा। समझ गए? तो बार्टर सिस्टम में आप उधार बाड़ी का ट्रांजैक्शन उधारी नहीं निपटा सकते थे, बिकॉज हो सकता है जिसने आपसे बोरो किया आज हॉर्स, कल को आपको वीट ना दे पाए, या आपने जिससे आज वीट ले ली आप उसको कल को हॉर्स दे ही ना पाए। तो बार्टर सिस्टम में स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। और प्रॉब्लम किस चीज की थी? भविष्य में इन चीजों के एग्जिस्टेंस की। आई रिपीट, भविष्य में इन चीजों के एग्जिस्टेंस की। गॉट इट क्लियर? बट क्योंकि मनी तो भाई जनरली एक्सेप्टेबल एवरीवेयर है, तो पैसे का यूसेज कहीं पे भी आप कर सकते हैं, चाहे आज वीट खरीद के भविष्य में पैसा दे या आज घोड़ा लेके भविष्य में पैसा दे, बिकॉज पैसा तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। सर मान लीजिए हमको अफगानिस्तान ने रूल कर लिया, इंडियन रुपी की जगह अफगानी करेंसी चलने लग गई, तो कैसे हम फ्यूचर में सेटलमेंट करेंगे? कोई बात नहीं, अगर आज मेरे पास 100 करोड़ रुपए है
तो अफगानी करेंसी में भी कुछ पैसा तो होगा ना, तो मनी तो है ही कम से कम। एग्जिस्टेंस जीरो नहीं होगा, एग्जिस्टेंस का फॉर्म चेंज हो जाएगा। हो सकता है अमेरिका हमको रूल कर ले, या बिहार वाले जापान को रूल कर ले, तो जापान में बिहारी करेंसी चलने लग जाएगी मान लीजिए। समझ में आ गया? एक बार लालू प्रसाद यादव जी गए थे किसी समिट में, तो जापानीज डेलीगेट टोल्ड देम, आप 2-3 साल के लिए हमको बिहार का मैनेजमेंट दे दीजिए, हम इसको जापान जैसा ब्यूटीफुल बना देंगे। लालू प्रसाद यादव जी बोले 2-3 साल, तो मेरे को 1 हफ्ता जापान दे दो बस, मैं उसको बिहार बना दूंगा। गॉट इट क्लियर? तो अगर कोई दूसरी कंट्री हमको ओवररूल कर लेती है बच्चों, तो रूपी विल गेट कन्वर्टेड इनटू दैट कंट्रीज करेंसी, फिर उसमें एक्सचेंज पॉसिबल हो जाएगा। तो ये कोरिलेशन स्टडी सबको समझ में आ गई बच्चों? पक्का? क्वालिटी ऑफ गुड्स का मतलब समझ में आ गया? घोड़ा आज मोटा है, कल को पिचक जाए, पतला क्या हो जाएगा? स्यूज कैनाल से निकलेगा तो पतला हो जाएगा। चलिए, रिस्क ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन गुड्स, हमने जिस वीट की बात की थी, हो सकता है आज वो बाजार में 100 किलो के बदले 1 घोड़ा दे रही है, 15 दिन बाद देखा इतनी बढ़िया क्रॉप हो गई कि 100 किलो वीट के बदले 4 घोड़े मिल सकते हैं आपको, तो आपको नुकसान महसूस होगा कि नहीं होगा? तो इस प्रॉब्लम की वजह से भविष्य में ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकते। चला जाए आगे। तो आई होप सो आपको ये दोनों फंक्शन समझ में आ गए चिल्ड्रन, मेजर ऑफ वैल्यू एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और कौन सी बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम इनसे सॉल्व होती है ये भी क्लियर हो गया। चलते हैं आगे। सेकेंडरी फंक्शन चिल्ड्रन, व्हाट इज इजी टू स्टोर? रुपी 10,000 चिल्ड्रन, 100 kg राइस और 20 कैट्स। 100 kg राइस स्टोर करना आसान है, 10,000 रुपए को स्टोर करना बहुत आसान है। तो बार्टर सिस्टम में स्टोरेज का प्रॉब्लम था। क्यों प्रॉब्लम था? हो सकता है कि भाई फूड ग्रेन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो फूड ग्रेन में कीड़ा लग जाता है। आपके घर में भी आपने देखा होगा, आटा चावल अगर आप ध्यान से स्टोर करके ना रखें तो उसमें कीड़ा लग जाता है। सर बढ़िया, तो है सर, चावल जब भी बनेगा ऑटोमेटिकली बिरयानी का टेस्ट देगा सर, नॉन वेजिटेरियन अपने आप हो गया, धुलने की भी जरूरत नहीं है। विल इट बी लाइक दैट? वो कीड़ा मत खा लीजिएगा, नहीं 13 दिन बाद सो कॉल्ड हलवा पूड़ी भर जाएगा घर में। वेरी एक्सपेंसिव टू स्टोर गुड्स फॉर लॉन्ग टाइम। क्या 100 किलो राइस और 20 बिल्लियों को स्टोर करना आसान है? नो। बट क्या पैसे को स्टोर करने में कोई कॉस्ट लगती है बच्चों? थ्योरेटिकली आप कुछ बोल सकते हैं, जगह ऑक्यूपाई होगी एंड ऑल दैट न्यूसेंस, बट खर्चा पैसे के टर्म्स में पैसे को स्टोर करने का कभी भी नहीं होगा। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, आप अपने पापा से 100 करोड़ रुपए लाके मेरे को दे दीजिए, मैं उसको स्टोर करता हूं 10 साल बाद, 10 साल बाद आके मेरे से ले लीजिएगा, मैं आपको कह दूंगा कोई स्टोरेज कॉस्ट नहीं। ओके, बट इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जब हम बैंकिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, डेवलप्ड कंट्रीज में बच्चों पैसे के स्टोरेज की भी आपको कॉस्ट देनी पड़ती है। इंडिया जैसी कंट्री में इफ यू ओपन अ सेविंग अकाउंट एंड स्टोर योर मनी इन बैंक, यू गेट 2.5% अप्रोक्सीमेट इंटरेस्ट। बट ऑस्ट्रेलिया यूएस जैसी कंट्रीज में चिल्ड्रन 1.5 से 2% आपको अकाउंट स्टोरेज में पैसे के चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर $1,00,000 आपने स्टोर किया है, तो लगभग 1 साल का बैंक आपसे $2,000 फीस चार्ज करेगा। सर फीस किस बात की? उन्होंने आपके पैसे को प्रोटेक्शन दिया है। इंडिया में भी ये फीस होती है, बट जिस पैसे को आप बैंक में डिपॉजिट करते हो वो इतने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेंड किया जाता है कि बैंक उसी से अपनी स्टोरेज कॉस्ट रिकवर कर लेता है। 3-4 तो थोड़ा कम बोल रहे हैं आप, थोड़ा सा और ऊपर आ जाइए। वहां एफडीआर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 3-4% है, जो हमारे देश में 6-7% आजकल चल रहा है। तो इसीलिए फॉरेन कंट्रीज के लोग कहां पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं? इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेरेटिवली ज्यादा है। और कभी कभी यूएस वाले नौटंकी करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाते हैं तो लोग यहाँ से पैसा लेके भाग जाते हैं और हमारा स्टॉक इंडेक्स बड़ा गिर जाता है नीचे। चलिए, समझ में आ गई बच्चों बात? सो दिस लिमिटेशन हैज ओवरकम हाउ? बिकॉज आपको पैसा स्टोर करने के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो किसी को भी अगर कन्वीनियंट और अनइकोनॉमिकल लगता हो पैसा स्टोर करने के लिए, तो मेरा घर 24 घंटे 365 दिन खुला है, जितना चाहे उतना पैसा आप स्टोर कर सकते हैं। और मैं पूरी सेफ्टी देता हूं आपको पैसे की, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। कैमरा लगा देंगे जहां पे आपका पैसा रखा होगा, निकालना होगा तो कैमरा बंद कर देंगे फिर। चलिए, समझ गए बच्चों? और ये सारी बातें कहां से आती है? जनरल एक्सेप्टेबिलिटी से। तो पैसा कोई भी ले लेगा, आप मेरे को दीजिए मैं भी ले लूंगा, समझ में आ गया? आप और किसी को देंगे पैसा, वो भी आपसे ले लेगा। बट क्या हर इंसान गधा घोड़ा बकरी ये सब एक्सचेंज कर लेगा बच्चों? ये सब नहीं एक्सचेंज करेगा। समझ गया स्टोर ऑफ वैल्यू की प्रॉब्लम? तो ये एग्जांपल भी लिख लीजिए, ₹10,000 100 kg राइस एंड 20
कैट्स तो आपको याद रहेगा। मूविंग अहेड चिल्ड्रन, चलते हैं आगे और देखते हैं फर्दर कॉम्पोजिशन क्या है। तो एवरीबॉडी अंडरस्टूड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। और कौन सी वाटर सिस्टम की प्रॉब्लम इससे रिजॉल्व होती है भी समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं इसमें? चलिए, तो ये बातें सबको समझ में आ गई, तो इसमें तो और कुछ खास है नहीं। मैं थोड़ा सा आपको कंटिंजेंट फंक्शंस की तरफ भी ले जाना चाहूंगा, ताकि आप कल को जब अपना सीयूटी का एग्जाम दें तो आपकी बैंड ना बच जाए। तो आप अपनी कॉपी में बच्चों हेडिंग लिख लें, कंटिंजेंट फंक्शंस ऑफ मनी। क्योंकि मेरे पास काफी बच्चे बोलते हैं क्लास 12 पास करने के बाद या बोर्ड एग्जाम देने के बाद, सर हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीयूटी। मैं बोलता हूँ मेरा लेक्चर आप देख लीजिए भाई, आपका सीयूटी अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। सो राइट डाउन चिल्ड्रन, कॉन्टिंजेंट फंक्शंस ऑफ मनी, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे, लिख लिया? तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। बेसिकली बच्चों मोटर इन्वेंट की गई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। सोचा गया कि अगर मोटर होती, मोटराइज्ड वेपन्स और ज्यादा होते, तो शायद एक कंट्री दूसरे कंट्री से और बेटर तरीके से जीत पाती। उस मोटर का इन्वेंशन सबसे पहले मशीन्स में किया गया, धीरे धीरे कार्स बनाने में भी किया गया, और अल्टीमेटली आपके घर में जो मिक्सर ग्राइंडर है, मोटर उसमें भी लगने लग गई। तो मोटर का प्राइमरी यूज मशीनरी में था, बट सेकेंडरी यूज कहां पे होने लग गया? घर के मिक्सर ग्राइंडर में। उसके बाद छोटे छोटे बच्चों के खिलौनों में या बच्चों के छोटे छोटे खिलौने में भी मोटर का प्रयोग होने लग गया। तो जिस चीज को कभी किसी ने सोचा ही नहीं था, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, बट ऐसा होने लग गया, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टिंजेंट। और कॉन्टिंजेंट शब्द का मतलब होता है बच्चों अनफोर्सीन। व्हाट? अनफोर्सीन। समझ में आ गया? तो मनी वॉज ओनली क्रिएटेड जस्ट फॉर एक्सचेंज, आई रिपीट चिल्ड्रन, जस्ट फॉर एक्सचेंज। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नीड अराइजेस कि भाई क्यों ना हम क्रेडिट के ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। टुडे आई डिमांड दिस डिजिटल पेन, बट मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 2 महीने बाद आपको पैसा इसका दे दूंगा। तो ये मनी का प्राइमरी फंक्शन नहीं हुआ, कौन सा फंक्शन हुआ? सेकेंडरी। लॉजिक समझ में आ गया? तो जिस दिन मनी आया होगा, क्या उस दिन किसी ने क्रेडिट कार्ड के बारे में सोचा? नो। पोस्ट ऑफिस गांव वगैरह में, मोहल्ले वगैरह में क्यों खोले गए थे बच्चों? किसी के पास कोई जवाब नहीं? कम्युनिकेशन के लिए। बट आज पोस्ट ऑफिसेज आर वर्किंग एज गुड एज व्हाट चिल्ड्रन? बैंक्स। और आज पोस्ट ऑफिस में क्या वो टेलीग्राफ और स्टैंप के थ्रू चिट्ठियां जाती हैं? नो, वो सारा काम तो प्राइवेट कोरियर वाले कर रहे हैं। तो पोस्ट ऑफिस इन दीज डेज आर वर्किंग हाउ? एज बैंक्स। तो ये पोस्ट ऑफिस का कॉन्टिंजेंट फंक्शन हो गया। जब पोस्ट ऑफिस बना था तो ये सोचा गया प्राइमरली सिर्फ कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए हम उसको इस्तेमाल करेंगे। धीरे धीरे सोचा गया कि भाई पोस्ट ऑफिस इज अ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, लोगों का जो रीच टू द पोस्ट ऑफिस है बड़ा कन्वीनियंट है, बिकॉज हर 1-2 गली छोड़ के ही होता है मोहल्लों में। तो गवर्नमेंट ने सोचा गांव वगैरह में यहीं पे जो गांव के लोग हैं वो अपने डिपॉजिट्स भी कर सकते हैं मनी के। तो पोस्ट ऑफिस को सेकेंडरी फंक्शन बैंकिंग की तरह यूज करने लग गए। बट देयर आफ्टर गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई पोस्ट ऑफिस तो डायरेक्ट हमारे कंट्रोल में है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, इन सारे गवर्नमेंट डिपॉजिट्स को भी कहां से इनिशिएट किया गया बच्चों? पोस्ट ऑफिस से। स्टिल पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट तो बैंक में भी खुल जाते हैं, बट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ कहां से मिलता है? पोस्ट ऑफिस से। तो दिस कुड बी कॉल्ड एज अनफोर्सीन कंटिंजेंट, जो एक का एक बाद में ध्यान आया, पहले कभी इसके बारे में दूर दूर तक किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसे हो सकता है। तो जनरली टेबल किस लिए बनाया गया? ऑफिस में काम करने के लिए। बट आपके घर में हलवाई लगा है और उसको रोटी बेलने के लिए चकला चाहिए बड़ा सा, वो तो है नहीं, उसको टेबल दे दिए, टेबल पे भी ये काम कर सकता है, कॉन्टिंजेंट फंक्शन। तो कॉन्टिंजेंट शब्द का मतलब समझ में आ गया? कॉन्टिंजेंट शब्द का मतलब समझ में आ गया? जैसे दुपट्टा किस लिए इन्वेंट किया गया था? भाई लेडीज सूट सलवार के साथ एक एडिशनल एक्सेसरी की तरह काम करेगा। लोगों ने सेकेंडरली उसको कैसे यूज किया? आत्महत्या करने के लिए। और थर्डली ढेर सारे सिक्के लगा के लौटा लौटा के मारने के लिए लड़कों को। तो ये कॉन्टिंजेंट फंक्शन हो गया तीसरा वाला। ये कभी नहीं सोचा था, अब ये भी सोचा है लोगों ने। समझ आया? एक और कॉन्टिंजेंट फंक्शन, सर गमछे की तरह पसीना पोंछने या नाक पोंछने की तरह भी यूज हो सकता है, कॉन्टिंजेंट फंक्शन। समझ गए कॉन्टिंजेंट फंक्शंस का मतलब क्या होता है? चलिए, तो पहला कॉन्टिंजेंट फंक्शन लिखिए चिल्ड्रन। ना होता पैसा, क्या लैंड पे रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट दे पाते बच्चों हम लोग? बिल्कुल भी नहीं दे पाते। आई रिपीट, बिल्कुल भी नहीं दे पाते।
मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, 11th क्लास में आपको मैंने यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था और वो ये बोलता था कि अगर आपने 100 रुपए खर्च किए और आपको 100 का एडवांटेज मिल रहा है तो यू विल कीप ऑन स्पेंडिंग। 100 खर्च करने पे 100 से ज्यादा का एडवांटेज मिल रहा है तो भी खर्च करेंगे। कब खर्चा नहीं करेंगे बच्चों? जब 100 रुपए खर्च करने पे यूटिलिटी 100 से कम की मिल रही हो। पीपल अंडरस्टूड दिस? तो जितना ज्यादा पैसा आप खर्च करेंगे यू वुड विश कि आपका सेटिस्फैक्शन लेवल भी बढ़ जाए। 2 बर्गर्स का कॉम्बिनेशन यहां लिया जा रहा है बच्चों। मैकडोनल्ड का बर्गर 48 रुपीज का था और आपको लग रहा है हाँ ठीक है। मैकडोनल्ड्स ने कुछ दिन बाद अपने बर्गर का प्राइस बढ़ा के क्या कर दिया, 48, और सेम क्वांटिटी आपको बर्गर किंग 42 रुपीज में दे रहा है। व्हाट यू वुड डू, वेयर यू वुड लाइक टू स्पेंड योर 48 रुपीज? आप बर्गर किंग पे खर्च करेंगे। क्यों? क्योंकि 48 खर्च करने पे यू फील लाइक कि आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। अगर पैसा कभी होता ही ना बच्चों, क्या कंपेयर करने के लिए ये पीएक्स होता हमारे पास? बिल्कुल भी नहीं। तो जब से पैसा आ गया तब से लोगों ने चीजों की यूटिलिटी को कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया है। अगर एक रोड साइड चाय वाला बोले दैट आई वुड चार्ज ओनली 5 रुपी और ताज वाले कह रहे हैं वी विल चार्ज 50 रुपी, तो भाई ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। रोड साइड 5 वाला चाय की टपरी होती है और ताज वाले 50 ले रहे हैं, यू वुड गो। बट रोड साइड चाय वाला कह रहा है मैं 105 लूंगा और ताज वाले कह रहे हैं हम 150 लेंगे। आप कहाँ पे चाय पियेंगे? ताज में। अगर 2-4 चम्मच भी चुरा लिए तो पूरा पैसा अपना वसूल हो जाएगा। टपरी वाले के यहाँ चम्मच चुराने का मौका आपको नहीं मिलेगा। तो MUX मोर देन इक्वल टू लेस देन PX तभी आया जब PX आया। बेसिकली जब पैसा था ही नहीं तो ऐसा कोई कंपैरिजन भी नहीं था। समझ गए इस बात को कि नहीं समझे इस बात को? समझ गए? चलिए। हैड देयर बी नो मनी चिल्ड्रन, क्या बैंक्स लोन वगैरह बांट पाते? एब्सोल्युटली नॉट। बैंक लोन बांट ही ना पाते। मैं कॉन्टेंजेंट शब्द का एक और मीनिंग आपको पहले बता दूं फिर आगे चलता हूं। क्यूआर कोड सबको पता होगा बच्चों। तो क्यूआर कोड ओरिजिनली, क्यूआर का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स। ये एक्चुअली पेमेंट सिस्टम्स के लिए कभी बना ही नहीं था। ये सिर्फ सिक्योरिटी के लिए कि जब तक क्यूआर स्कैन नहीं होगा तब तक ये पर्टिकुलर कोड एक्सेसिबल नहीं होगा। अब सोचा गया बड़ा धमाकेदार है, ये तो बड़ा सीक्रेटिव टाइप का है, इसको कोई हैक कर ही नहीं सकता, तो चलो इसको पेमेंट सिस्टम में यूज करते हैं। तो क्यूआर ओरिजिनली कंप्यूटर प्रोग्राम्ड कोड था जो एक्सेसिबिलिटी के लिए यूज होता था। किस लिए? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर। बट अब हम उसको आजकल दुनिया में कैसे यूज करते हैं बच्चों? पेमेंट सिस्टम्स के लिए काफी यूज होता है। तो ये क्यूआर का सेकेंडरी फंक्शन हो गया। कौन सा फंक्शन? सेकेंडरी फंक्शन हो गया। इज दैट क्लियर? कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि क्यूआर कोड की वजह से जो दुकानदार फ्री में टॉफी आपको चिपकाते थे और उस पर भी पैसा कमाते थे, उसका पूरा धंधा ही चौपट हो जाएगा। अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन? शॉप पे गए आप, 96 रुपीज का सामान खरीदा, 100 रुपये आपने शॉपकीपर अंकल को दिए, उन्होंने आपको बदले में 1-1 रुपए वाली 4 टॉफी पल्स पकड़ा दी, एकदम खा के बमक गए आप। बट अब जब क्यूआर यूज करने लग गए आप और आपका 96 रुपीज का पेमेंट हुआ, आप क्यूआर चमकाते हैं और कितना पे करते हैं? 96। क्या वो 4 रुपए की टॉफी बिक पा रही है? पूरी टॉफी इंडस्ट्री की बैंड बज गई। 6-7-8 महीने साल भर बाद हर्शीज जैसी कंपनी को समझ में आया अरे ये क्या हुआ, हमारी टॉफी अचानक से बिकनी क्यों बंद हो गई बाजार में। तो उन्होंने अपने एजेंट्स को भेजा। एजेंट्स ने पूछा शॉपकीपर से भाई टॉफी का ऑर्डर नहीं आ रहा है। तो शॉपकीपर सेड भाई तुम्हारी टॉफी तो वैसे भी कोई नहीं खरीदता था, वो तो हम चेंज के चलते चिपकाते थे, तो 4 रुपए में भी उसने प्रॉफिट कमा लिया। वो एक्चुअली 4 रुपए की जो एमआरपी वाली टॉफी थी, शॉपकीपर की परचेज तो 3 रुपए 70-80 पैसे थी, उसमें भी तो पैसे कमाए और कंपनी का भी रेवेन्यू बढ़ा। बट क्यूआर के आने से ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री तहस नहस हो गई। दिस इज कंटेंजेंट। दिस इज कंटेंजेंट। ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था बट तब भी हो गया। तो अब कंटेंजेंट शब्द का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। जैसे आंख कमजोर है तो आप लेंस यूज कर सकते हैं। प्राइमरी फंक्शन लेंस का क्या है भाई? ठीक से एंगल बने। सेकेंडरी फंक्शन चश्मे के अंदर फिट करा सकते हो। कॉन्टेंजेंट क्या होगा सर? किसी को आत्महत्या करनी है, अपना ग्लास तोड़ के दे दो, कोनस काट लो अपनी। मैं अपने चैनल पे इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूं, कृपया करके ये एक डिस्क्लेमर भी दे दूं जरा, ये कॉन्टेंजेंट फंक्शन हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? जैसे शॉल किस लिए बनाई गई थी? ओढ़ने के लिए। किसी को सो कॉल्ड लग रहा है वुलन शॉल घर में बहुत बड़ी सी, चलो इसका कुर्ता बनवा लें। कंटिंजेंट फंक्शन क्या हो सकता है? पुलिस चोर का खेल चल रहा है बच्चों के बीच में घर में,
एक बच्चा कह रहा है तुम पुलिस बन जाओ, दूसरा कह रहा है तुम चोर बन जाओ, मैं तुम्हें गोली मारूंगा मर जाना, तुम्हारे ऊपर शॉल लपेट देंगे। अर्थी का भी काम कर सकती है कंटिंजेंट फंक्शन। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो कंटिंजेंट शब्द को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप एग्जाम में गड़बड़ी कराएंगे। समझ गया सब लोग? चलिए, more money I introduce in my business will be dependent on the so called making of profit। ध्यान से सुनिएगा, आपने इस कंपनी का तो नाम सुना ही होगा, हवा बताए, एयरटेल। समझ में आ गया? एयरटेल वालों को बच्चों 5G टावर लगाना है मोबाइल का, और भारत संचार निगम लिमिटेड, इनको भी 5G टावर लगाना है। इन्होंने एक्स एरिया चुना, और बीएसएनएल को लग रहा है कि भाई टावर तो लगाना ही लगाना है, बिकॉज यहां पे भी लोग हो सकते हैं। एयरटेल कह रहा है मिनिमम अगर 1 करोड़ का मंथली प्रॉफिट आएगा तब तो हम यहाँ टावर लगाएंगे, वरना हम टावर नहीं लगाएंगे। बीएसएनएल कह रहा है नहीं भाई, हम तो वेलफेयर एंटरप्राइज हैं, हम तो टावर लगाएंगे लगाएंगे। तो हुज इन्वेस्टमेंट इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट एक्सपेक्टेंसी? एयरटेल। तो एयरटेल के इन्वेस्टमेंट को बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स की भाषा में बोला जाता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। क्या बोला जाता है? इंड्यूस्ड। बीएसएनएल कह रहा है प्रॉफिट हो चाहे ना हो, हमें तो लगाना ही लगाना है पैसा। इट इज कॉल्ड चिल्ड्रन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। व्हाट? ऑटोनोमस। तो गवर्नमेंट सेक्टर हमेशा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करता है, वेलफेयर इकोनॉमी है। बट प्राइवेट सेक्टर हमेशा कौन सा इन्वेस्टमेंट करेगा? इंड्यूस्ड। प्रॉफिट की उम्मीद होगी तो आई इन्वेस्ट, एल्स ठेंगा पे इन्वेस्ट करूंगा पैसा। तो आप अगर अपने पापा को बोले भाई 100 करोड़ रुपए किसी बिजनेस में लगाइए, व्हाट ही विल आस्क फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चिल्ड्रन? प्रॉफिट क्या होगा? तो व्हाट इज द नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ अ प्राइवेट पर्सन चिल्ड्रन? इंड्यूस। बट गवर्नमेंट अगर कहीं हैंडपंप लगाती है तो ये सोचती है कि हमें वाटर टैक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नो, वेलफेयर इकोनॉमी। समझ में आ गया? तो प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन व्हाट चिल्ड्रन? मनी। अगर 1 किलो चावल की फसल आपने काटी, उस 1 किलो चावल को वापस से जमीन में बो दीजिए, क्या 10 किलो उग जाएगा? नो। बट 100 रुपए अगर आपके पास है एंड इफ यू हैपन टू इन्वेस्ट इट समवेयर, हो सकता है आपके रिटर्न्स और बढ़ जाए। समझ में आ गया? तो हैड देयर बी नो मनी चिल्ड्रन, क्या प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल होता? नो। एक एग्जांपल और लेते हैं इस पे। 1 करोड़ रुपए आपके पास है एंड टू ऑप्शंस यू हैव, ईदर सेट अप एन ओल्ड एज होम और सेटअप अ स्कूल चिल्ड्रन। 1 करोड़ रुपए आपके पास है, स्कूल खोलेंगे या ओल्ड एज होम खोलेंगे? स्कूल खोल लेते हैं सर, क्योंकि स्कूल में कमाई ज्यादा है और ओल्ड एज होम में कम है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई बात? तो वेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज मोर? स्कूल। और कहां पे कम है? ओल्ड एज होम। सिंपल एज दैट। मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं। 100 रुपए मेरे पास है बच्चों, और ये मैं आपको देना चाहता हूं। बच्चे कहेंगे हाँ सर दे दीजिए, इसमें सोचने की क्या बात है। इफ आई पोजेस 100 रुपी, हु विल बी हैविंग द परचेजिंग पावर टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज? हिंदी में बोलो। मेरे पास 100 रुपए हैं, तो किसके पास किसी भी सामान या सेवा को खरीदने की ताकत होगी? अच्छा, हिंदी मीडियम छाप से, चलिए कोई बात नहीं। एंड इफ आई गिव दैट 100 रुपी टू यू, देन हु विल बी हैविंग द परचेजिंग पावर? ये थोड़ा सा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू से लेता मतलब मिलता जुलता है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? बेरर ऑफ ऑप्शन। जिसके पास पैसा होगा परचेजिंग पावर भी उसी के पास होगी। चलिए, ये बड़ा मजेदार पॉइंट है। मैं बैंक से 10 करोड़ का लोन लेना चाहता हूं, और बैंक कह रहा है कि सर अगर आप भाग गए तो हु विल पे ऑन योर बिहाफ? मैंने कहा अरे, 2 लोग हैं, एक है मुकेश अंबानी और दूसरे हैं विजय माल्या, जिनसे कहिए उनसे बुलवा दूं। कह रहे हैं मुकेश अंबानी साहब बुलवा दीजिए कि अगर सौरभ सर भाग गए लोन लेकर तो हम उनके बिहाफ पे पेमेंट कर देंगे। क्यों बैंक विजय माल्या जी के लिए हामी नहीं भर रहा, यस नहीं बोल रहा? वो गारंटी क्यों नहीं दे सकते? सर उनका नाम तो मुकेश अंबानी से ही बड़ा है। मुकेश अंबानी सॉल्वेंसी शो करते हैं और वो इनसॉल्वेंसी शो करते हैं। तो बैंक कह रहा है हमें बड़ा आदमी नहीं चाहिए, छोटा आदमी चाहिए। समझ में आ गई बात? तो हु कैन गिव गारंटी चिल्ड्रन? अ पर्सन हु इज सॉल्वेंट और अ पर्सन हु इज इनसॉल्वेंट? सॉल्वेंट। कैसे ढूंढेंगे सॉल्वेंट इंसान? सर बारिश होगी ना, उसको बड़े से ड्रम में डाल देंगे, गोल गोल घुमाएंगे चीनी की तरह। अगर घुल गया तो सॉल्वेंट हो गया, और नहीं घुला तो ऐसा नहीं होता भाई। पर्सन हुज बिलोंगिंग्स आर मोर देन हिज ऑब्लिगेशंस, जिसकी जायदाद ज्यादा और लाइबिलिटी कम हो,
तो मतलब जायदाद ज्यादा, लायबिलिटी कम, इट मींस उसके पास कुछ पैसे होने चाहिए। मान लीजिए आपके मोहल्ले में किसी को पुलिस पकड़ के ले गई, खुश तो आप बहुत होंगे एक पल के लिए। अब आप चाहते हैं कि बेल पे वो छूट जाए, तो बेल पे छुड़वाने के लिए क्या आप हनुमान मंदिर के सामने से किसी भिखारी को पकड़ लेंगे? नो, उसकी बेल नहीं मानी जाएगी। बेल के लिए आपको कुछ सिक्योरिटी वहां पे देनी पड़ती है, जैसे 1 करोड़ रुपए का एफडीआर दे दिया कि अगर आदमी गया बेल पे और वापस नहीं आया तो 1 करोड़ रुपए आपके सीज हो जाएंगे। अंडरस्टूड दिस? तो हु कैन गिव द गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी चिल्ड्रन? पैसा खुद आएगा। मैं हूं 100 रुपए का नोट, मैं गारंटी दे रहा हूं। क्या 100 रुपए का नोट खुद आएगा? जिसके पास पैसे होंगे वो आएगा। समझ में आ गई बात? पक्का? तो लिख दीजिए गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी। तो आई होप सो पीपल अंडरस्टूड ऑल दीज फंक्शंस चिल्ड्रन। तो अगर पैसा ना होता तो कोई किसी की बेल करवा पाता? जो जेल में है वो जेल ही में रहता। समझ में आ गया? अभी केजरीवाल जी का फोन आया था, सर छुड़वा लीजिए मेरे को। मैंने पहले होमवर्क कंप्लीट करो। चलिए, एनी क्लैरिफिकेशन नीडेड चिल्ड्रन? समझ इस बात को? चलो, लेट्स प्रोसीड फर्दर to the so-called last topic of the only chapter called money, which is half of the unit called money and banking. चलिए आ गए बच्चों अपने आखिरी टॉपिक पे। सब लोग लिख लें झटपट कॉपी में, व्हाट? मनी सप्लाई। तो अगर आपसे कोई सड़क चलते पूछे तुम्हें पैसे कहां से मिलते हैं, क्या जवाब देंगे? पापा मम्मी से। बच्चों को पैसे कौन देंगे? पापा मम्मी। या कुछ बच्चे ये बोलेंगे हम उनको परेशान नहीं करते हैं, बस हम इंतजार करते हैं व्हेन दे विल गो टू रेस्ट। जैसे ही वो सोए, टॉमी मोती की तरह दबे पांव उनके रूम में गए, चाबी निकाली, खट से अलमारी खोली और पैसा बाहर। ये भी एक तरीका होता है, बट इसके लिए आप कहाँ जा सकते हैं? जेल। पापा मम्मी आपको जेल भेजने का रेस्ट नहीं लेंगे, उसमें खर्चा बढ़ जाएगा। घर ही में जूता चप्पल चला के बराबर कर लेंगे। तो सो कॉल्ड कंट्री में मनी कौन सप्लाई करता है बच्चों? एक सिंपल सा जवाब है, बैंकिंग सिस्टम। और बैंकिंग सिस्टम को हर कंट्री में लीड कौन करता है? वहां का टॉप मोस्ट बैंक। मतलब सर जैसे हिमालय की पहाड़ी कोई बैंक है टॉप मोस्ट हो गया? अरे नहीं भैया, जो सबका कंट्रोलर होता है, जिसको जनरली बच्चों नाम क्या दिया जाता है? सेंट्रल बैंक। जो चौराहे पे लोकेटेड हो बीच में? नो, द मेन बैंक बेसिकली। और इंडिया के केस में ये सेंट्रल बैंक कौन है बच्चों? आरबीआई। बना कब था? 1935 में, ब्रिटिश रेजीम के टाइम में ही। समझ में आ गया? तो आरबीआई इज एन इंस्टीट्यूशन जिसके बारे में आप बहुत कुछ वृद्ध रूप से पढ़ेंगे बैंकिंग यूनिट में। तो पहले मैं आपको यह समझा दूं, हु सप्लाइज मनी इन इंडिया चिल्ड्रन? आरबीआई। अब आरबीआई के जो गवर्नर होंगे, क्या वो कंप्यूटर पे कंट्रोल पी कमांड देंगे और प्रिंटर से नोट छपके निकलेगा? नो, देयर इज अ प्लेस जिसको हिंदी में टकसाल बोलते हैं और अंग्रेजी में मिंट। सर पीपर लगा लें इसके पीछे तो। अरे वो पेपरमिंट दूसरी होती है, मिंट विद द होल। वो लिख क्या होगा? होली मिलेगा एग्जाम में तुमको। मिंट। और फ्रेंच भाषा में बोलते हैं सिग्नोरेज। क्या बोलते हैं? सिग्नोरेज, जहां पे पैसे की छपाई होती है। एक बार यूएस में, बहुत पहले की बात है, इसी मिंट से मशीनें जब खराब हो गई तो कबाड़ी को बेच दी गई। कबाड़ी इंटेलिजेंट निकल गया, उसने इन मशीनों की मरम्मत कर ली। जहां से इंक आती थी नोट छापने के लिए, जुगाड़ पानी से वहां से इंक खरीद ली। और जहां से कागज आता था वहां से कागज ले लिया। अब इसका नोट भी एज गुड एज ओरिजिनल ही हुआ कि नहीं हुआ? और इसने यूएस में इस तरह के डॉलर छापने चालू कर दिए। अपने हिंदुस्तान में भी छप रहे हैं, शाहिद कपूर जी छाप रहे हैं उसको, ओटीटी प्लेटफॉर्म में आपने देखा होगा। और बाकी अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके पास कोई काम धंधा तो है नहीं, वो यही काम कर रहे हैं। बट जब से डिजिटलाइजेशन बढ़ गया है, ये जो डुप्लीकेट नोट वगैरह आते हैं इनका चलन बहुत कम हो चुका है। एक दो बार तो, हाँ उससे भी कम हुआ था। और एक दो बार तो लोगों ने मेरे को चिपका दिया डुप्लीकेट नोट, फिर मैंने आगे बैंक वालों को चिपका दिया। अरे स्टोरी है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। तो आरबीआई सप्लाईज मनी इन द इकोनॉमी चिल्ड्रन। तो अब कॉन्सेप्ट ये है कि आरबीआई ने बच्चों 1967-68 में एक डेफिनेशन बनाई मनी सप्लाई की। क्या बनाई? डेफिनेशन। और उस डेफिनेशन में मनी सप्लाई के 4 कंपोनेंट्स रखे। कौन कौन से कंपोनेंट थे चिल्ड्रन? M0, M1, M2 एंड M3। एडिटिंग की गई 80s के अराउंड इन 1977 और M0 was renamed as M1, M1 was renamed as M2, M2 was renamed as
M3 and M3 was renamed as M4। जैसे कार का मॉडल होता है ना, जैसे महिंद्रा की गाड़ी आती है वो भयंकर वाली महंगी वाली रईसों वाली, वो कौन सी होती है ब्लैक कलर की, बिच्छू, स्कॉर्पियो, गॉट इट क्लियर। S11 S9, तो उसके हिसाब से वेरिएंट्स आपको मिलते हैं। तो सर ये होता क्या है M0 M1 M2 M3? एकदम आसान है बच्चों, एकदम आसान। मैं आपको बेसिक पैरामीटर बता दूं, बिकॉज इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। आईएससी में इस न्यूमेरिकल के आने के चांसेस 99.9% होते हैं, सीबीएसई में लगभग 40% के आसपास होता है बस चांस, क्योंकि सीबीएसई में इससे और धुरंधर न्यूमेरिकल बने हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपके घर में रखा हुआ पैसा विल बी कॉल्ड एज व्हाट? कैश। एक्सेलेंट आंसर। बैंक में अगर हम पैसे रखते हैं बच्चों, तो वी कीप इट जनरली वेयर? सेविंग अकाउंट, ये बैंकिंग की भाषा है, नॉर्मल भाषा में सेविंग बैंक अकाउंट बोला जाता है। देयर आफ्टर वी कैन कीप, इफ वी आर अ बिजनेसमैन, आर मनी वेयर चिल्ड्रन? करंट अकाउंट। और अगर आप इस पैसे को लॉन्ग टेन्योर के लिए रखना चाहते हैं, तो इस पैसे को आप कहां रखते हैं बच्चों? एफडीआर। अरे बेकिंग लिख गया, कोई बात नहीं, कुछ लोग तो बेकिंग का ही काम करेंगे ना पढ़ाई के बाद। चलिए बैंकिंग हो गया, समझ में आ गया। या आप उसको फिक्स डिपॉजिट की जगह क्या बोलते हैं बच्चों? टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट। इज दैट क्लियर? बट अगर रूरल इंडिया की हम बात करें, तो दीज पीपल कीप देयर मनी वेयर चिल्ड्रन? इन पोस्ट ऑफिस बैंक, जिसको आजकल आप बोलते हैं। और पोस्ट ऑफिस में भी बच्चों रोजमर्रा के डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए जो अकाउंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सेविंग अकाउंट। क्या बिजनेसमैन पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसी परमिशन मिल गई तो मुकेश अंबानी पूरे इंडिया के सारे पोस्ट ऑफिस खरीद डालेंगे। समझ में आ गया? एंड पोस्ट ऑफिस में आप फिक्स डिपॉजिट भी करवाते हैं बच्चों, जिसे अगेन बोला क्या जाता है? टर्म डिपॉजिट। और अगर आप थोड़ा सा टैक्स सेविंग चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपका पैसा सीधे भारत सरकार के पास ही जाए, तो आप खरीदते हैं व्हाट? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। इतनी कहानी समझ में आ गई? मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूं। कैश इज 1, सेविंग अकाउंट बैंक का 2, करंट अकाउंट इज 3, एफडीआर 4, पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट इज 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7। इन्हीं 7 चीजों को ले लेकर आप कभी M1 बनाएंगे, कभी M2 बनाएंगे, कभी M3 और कभी M4। एक्चुअली ये जो लेवलिंग की गई है, ये लेवलिंग की गई है बच्चों मोस्ट लिक्विड से लेकर लीस्ट लिक्विड तक। तो अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो थोड़ी सी और कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ जानते हो, यू हैव अ पीस ऑफ वुड, you have a piece of aluminum, you have a piece of copper and you have a piece of iron ore। एकदम नेग्लिजिबल करंट किससे फ्लो कर सकता है? वुड से। कॉपर से? कॉपर में तो और तेज भागेगा, जिसको 10 बजे करंट छुआओ, 10:15 मर रहा हो, 10:05 पे मर जाएगा वो तो। लकड़ी के टुकड़े में कहां से करंट चलेगा भाई? इट इज अ सुपर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और कॉपर और एल्युमिनियम में किससे बढ़िया इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा चिल्ड्रन? कॉपर, क्योंकि महंगा इतना आता है, इसलिए लोग पोल से लेकर अपने घर तक एल्युमिनियम का तार लगवाते हैं। और नहीं तो चोर रात में लंगड़ मार के वही तार उतार के ले जाए, कॉपर का बेचकर। अंडरस्टैंडिंग और नॉट चिल्ड्रन? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? तो M1 का मतलब मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी, M4 का मतलब लीस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। तो M1 में वो आइटम्स 1 से लेकर 7 तक में डाले जाएंगे जहां पे पैसे आपको जट मंगनी पट ब्याह तट डाइवोर्स वाले तरीके से मिल जाए। और M4 में वो कंपोनेंट्स डाले जाएंगे जहां पे पैसा आने में समय बहुत ज्यादा लगेगा। तो अगर मेरी जेब में बच्चों, ये इसी जेब में निकल भी आया पैसा, 50 रुपए है, ये M1 हो गया। बट अगर मैंने 50 रुपए की एफडी करवाई, जो मेरे को 4 साल बाद बैंक कह रहा है 70 रुपए सर आपको दे देंगे, तो पैसा 4 साल बाद मिलेगा। और अगर पहले लेने जाएंगे तो पीनल चार्जेस कटेंगे, ऐसा होता है बैंक में, बीच में बंद हो गया था। तो एफडी इज गोइंग टू गिव मी क्विक मनी और माय पॉकेट चिल्ड्रन। तो पॉकेट में रखा हुआ पैसा सुपर क्विक है, बैंक के सेविंग अकाउंट में रखा उससे थोड़ा कम क्विक, एफडी में रखा पैसा एकदम ही दलिद्र क्विक। समझ में आ गया? चलिए मूविंग अहेड चिल्ड्रन। एफडीआर के साथ साथ एक और लिख लीजिए, एक और लिख लीजिए बच्चों, रेकरिंग डिपॉजिट।
और यहां पर भी एक और लिख लीजिए बच्चों, रेकरिंग डिपॉजिट। अगर इंडिया में पोस्ट ऑफिस ना होते तो शायद आरबीआई ने पोस्ट ऑफिस वाला सेगमेंट लिया ही ना होता। और इसको भी यहां पे कर देते हैं 7, इट इज 8 एंड इट इज 9। कितने आइटम लिखे बच्चों हमने? 9। अब इन 9 में कौन सा M1 में आएगा, कौन सा M2 में आएगा, कौन सा M3 में आएगा, कौन सा M4 में आएगा, ये आपको पढ़ना है बस। सीबीएसई के सिलेबस में कोर्स में सिर्फ M1 है, बट MCQ क्वेश्चन में M2 M3 M4 सब पूछते हैं वो लोग। समझ में आ गई बात? पक्का? चलिए, टिक क्रॉस कट्टम कुट्टा वाला गेम खेला है सबने? वेरी गुड। तो सबसे पहले बच्चों कट्टम कुट्टा के हिसाब से एनएससी को कुट्टा कर लीजिए, कट्टम कर लीजिए। क्यों सर? ये किसी में नहीं आता है, क्योंकि ये पैसा इंसान अगर मर भी जाएगा तब भी नहीं मिलेगा उसके घर वालों को, 5 साल के बाद ही मिलेगा। आई रिपीट, 5 साल के बाद ही मिलेगा। तो इसकी लिक्विडिटी क्या है? अंडा। समझ में आ गया? इसकी कोई लिक्विडिटी है ही नहीं। समझ गए? चलिए झटपट इतना लिख लीजिए, कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। तो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। सबसे पहले आते हैं M1 में। तो व्हाट ऑल आइटम्स डू वी टेक इनटू कंसिडरेशन व्हाइल डिफाइनिंग M1? करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, मतलब जेब में रखा हुआ, घर में रखा हुआ, ऑफिस में रखा हुआ पैसा। इज दैट क्लियर? तो साथ साथ बच्चों डिफरेंट कलर लेके यहां पे भी नोट डाउन करते जाते हैं। दिस इज कॉन्स्टिट्यूटेड वेयर चिल्ड्रन? इन M1। समझ में आ गया? कैश कहां पे आएगा बच्चों? M1 में आएगा। M2 M3 M4 में आएगा कि नहीं आएगा बात की बात है, बट वो M1 में आएगा। कितना लिख लिया सबने? चलते हैं आगे। डिमांड डिपॉजिट्स, जब चाहे पैसा बैंक से आप ले सकते हैं। सिंपल भाषा में इसको बोलते हैं कासा। क्या बोलते हैं? कासा। कासा का मतलब करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। व्हाट? करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। कभी आप बैंक जाएं तो बैंक मैनेजर अपने सीनियर क्लर्क से पूछेगा कासा बैलेंस आज कितना है। कासा मतलब कैसा? करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट मिला के कितना पैसा बैंक में पड़ा है। तो ये हो गया बच्चों सो कॉल्ड सेविंग अकाउंट में रखा हुआ पैसा, एज वेल एज व्हाट? करंट अकाउंट में रखा हुआ पैसा। समझ गए कासा? नहीं समझे? समझ गए? चलिए, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, ये क्या होते हैं? जब किसी भी कमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है तो वो उस पैसे को कहां पे भेज देता है? आरबीआई के पास। और आरबीआई उस पैसे पे इस कमर्शियल बैंक को थोड़ा सा इंटरेस्ट देता है, और उसी इंटरेस्ट को बच्चों हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रेपो रेट। तो मैं हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आपके पापा हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैं जब उनसे बोरो करूंगा तो वो मेरे से इंटरेस्ट वसूलेंगे। इट इज बैंक रेट, इंटरेस्ट रेट, लेंडिंग रेट, कुछ भी। जब मेरे पास सरप्लस पैसा होगा तो मैं आरबीआई को जमा कर दूंगा। दैट इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? उस पे मिलने वाला इंटरेस्ट रेपो रेट। मार्क कर लिया सबने व्हाट इज M1? तो कैश निकालने में आपको कितना समय लगेगा? मुश्किल से शायद 1 मिनट। और बैंक के सेविंग अकाउंट से यू कैन विड्रॉ मनी इमीडिएटली, करंट अकाउंट से बिजनेसमैन ऑल्सो कैन विड्रॉ मनी इमीडिएटली। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? मोस्ट लिक्विड। और इसी को आगे चल के आप पढ़ेंगे हाई पावर्ड मनी के नाम पे। किस नाम पे? हाई पावर्ड मनी। अब ये ना सोचना इसको खा के बॉर्नविटा जैसी शक्ति आ जाएगी आपके अंदर, आप वो छोटा भीम से सो कॉल्ड बन जाएंगे। कौन सा बली है वो? बाहुबली। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट होता है, बट पोस्ट ऑफिस वाले बेचारे गरीब होते हैं। पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग देख लीजिए, ऐसा लगता है किसी घुमा के कंटाप मार दे, आदमी जाग गिरे, पूरी छत टूट जाए। और अगर मान लीजिए पोस्ट ऑफिस में आपकी सेविंग अकाउंट में लेटर से 5 लाख रुपए रखा है और आप पहुंच जाओ ना, मेरा 5 लाख दो, 5 लाख, चाय पीने का पैसा नहीं, 5 लाख दो इनको, जाइए कल हेड ऑफिस से मंगवा के देंगे पैसा। तो अगर फिक्स डिपॉजिट्स भी मैच्योर होने होते हैं तो अब तो ऐसा नहीं होता, अब तो ऑनलाइन ट्रांसफर होते हैं सारे के सारे। अगर आप पोस्ट ऑफिस जाएं और बोलें कि भाई मेरा 10 लाख का फिक्स डिपॉजिट था तो उस पैसे को मेरे को दे दो, तो पोस्ट ऑफिस वाले बोलेंगे हम पैसा नहीं देंगे आपको, आप हमसे चेक ले जाइए और अपने बैंक में डिपॉजिट करिएगा, इलेक्ट्रॉनिकली पैसा आ जाएगा। 1 अप्रैल 2023 से पोस्ट ऑफिस में भी विड्रॉल चेक से ही होने लग गया है। पहले एक विड्रॉल फॉर्म मिला करता था वहां पे, अब नहीं होता वहां पे। व्हाट इट? चलिए, डन दिस। तो तुरंत पैसे आपको मिलेंगे, परेशान मत होइए। लिख दिया सबने? M2 क्या होता है भाई? M2, M2 में M1 के तो सारे फीचर्स आएंगे, M1 के सारे फीचर्स। और सेविंग अकाउंट किसका आएगा चिल्ड्रन? पोस्ट ऑफिस का। किसका आएगा? पोस्ट ऑफिस का। बच्चे कहेंगे सर बैंक का सेविंग अकाउंट नहीं आएगा। अरे वो आ तो गया M1 के अंदर। ठीक, तो वापस आते हैं इस कॉम्पोजिशन पे चिल्ड्रन।
और यहां पे आप लिखिए M2, यहां पे भी आप लिखिए M2। सॉरी चिल्ड्रन, मैंने गलती से यहाँ M2 लिख दिया था, M1 होना चाहिए था। यहां पे भी लिखिए M2 और यहां पे भी लिखिए M2। तो M2 में M1 की सारी चीजें आएंगी प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली क्या चलाएगा, पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में रखा हुआ पैसा, जो मेरे अभी वाले दिए गए ज्ञान से आप वाकिफ होंगे कि पोस्ट ऑफिस में अगर आपका 1 लाख रुपए भी पड़ा है, यू गो टू पोस्ट ऑफिस एंड से 3:30 बजे की मेरा पैसा दे दो, दे वुड से हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास 5,000 रुपए से ऊपर कैश नहीं होता है, कल आइएगा हम हेड ऑफिस से पैसा मंगवा के आपको दे देंगे। बट एज ऑफ नाउ 9 अप्रैल 2024 ऐसा नहीं होता, आपके बैंक के सेविंग अकाउंट में चेक से पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, या पोस्ट ऑफिस का आप एटीएम कार्ड अगर लेना चाहें तो वो भी अभी हर जगह स्टार्ट नहीं हुआ है। डन दिस? M2 समझ में आ गया क्या होता है? चलिए, व्हाट इज M3? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, M1 में जो जो जोड़ा प्लस कुछ और जोड़ दो तो M2 बन जाए, प्लस कुछ और जोड़ दो तो M3 बन जाए। ऐसा नहीं है बच्चों। M1 प्लस बैंक की FD, आई रिपीट M1 प्लस बैंक की FD, फिर से बोलिए M1 प्लस बैंक की FD। क्या क्या आएगा M3 में? ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? मतलब M3 में पोस्ट ऑफिस की FD, सॉरी पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट नहीं आता है। आई रिपीट चिल्ड्रन, M3 में पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट नहीं आता है, वो सिर्फ M2 में आता है। समझ गए सब लोग? पोस्ट ऑफिस का पोस्ट ऑफिस का नहीं, अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, ये अभी नहीं आएगा। M3 में फिक्स डिपॉजिट किसका लिखा था? ओनली विद बैंक्स। चले M4 की तरफ चलें। M3 में जो जो आता था वो तो आएगा ही आएगा, प्लस टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस। कौन सा डिपॉजिट? टोटल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट का मतलब सेविंग अकाउंट एंड FDR दोनों आएगा। समझ गए? तो जहां जहां आपने M3 लिखा है बच्चों, वहां वहां M4 तो आप लिख ही लें। यहां पे लिख लीजिए M4, यहां पे लिख लीजिए M4, यहां पे लिख लीजिए M4, यहां पे लिख लीजिए M4 और यहां पे लिख लीजिए M4 और यहां पे लिख लीजिए M4। रेकरिंग डिपॉजिट की बात की बच्चों हमने? नहीं की ना। अब सिलेबस इनकम्प्लीट नहीं है। इकोनॉमिक्स की भाषा में चाहे टर्म डिपॉजिट हो चाहे रेकरिंग डिपॉजिट हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्यों? क्योंकि यहां पैसा निकलने की बात हो रही है। FD में आप एक बार पैसा जमा कराते हैं एंड आफ्टर मेनी इयर्स एक ही बार निकालते हैं। रेकरिंग डिपॉजिट में जमा बार बार होगा बट निकलेगा एक ही बार। तो दोनों में कॉमन क्या है FD और रेकरिंग डिपॉजिट में? विड्रॉल इज परमिटेड ओनली वंस, जब आप अकाउंट क्लोज करके पूरा पैसा ले जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो इसलिए इकोनॉमिक्स के सिलेबस में टर्म डिपॉजिट एंड रेकरिंग डिपॉजिट हैपन टू बी वन एंड द सेम थिंग। अब यहीं पे MCQ डिफिकल्ट बनेगा, क्योंकि ये चीज किताब में तो लिखी नहीं है, बट मैंने विड्रॉल के कॉन्सेप्ट से मीनिंग सेम किया। तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा रेकरिंग डिपॉजिट्स आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ व्हाट? M1, M2, M3, M4, ऑल ऑफ दीज एंड ऑल दैट। तो आपको पता होना चाहिए जो FDR का आंसर होगा वही रेकरिंग डिपॉजिट पे भी काम कर जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? पक्का? तो इसी के साथ मनी चैप्टर का ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हो गया। राम राम सत्य। समझ में आ गई बात? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।